ऑनलाइन ऑफलाइन में सभी एक चीज देखें, आर्टिकल 124A, 124B और 124C इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, ये अभी क्या हो रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, एग्जिस्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कौन, उसका ईयर क्या था 40 ना, 15 था। हाँ, पूरा नाम है उसका द सुप्रीम कोर्ट, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, ये भी नहीं कि एसोसिएशन है, ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। इस केस से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। जबकि कल मैंने आपको बताया था इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट था नहीं जिसके आधार पे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जा सके, लेकिन जजेज ने कर ही दिया। इस केस में कहा गया कि दो चीजें, ये जो आर्टिकल है ना 124A, 124B, 124C, आपके पास इसका बेरेक्ट है क्या? Yes. है ना? हाँ, ये कहा कि इसमें दो चीजें हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। अब ये यहाँ पे जो हमने कल डिस्कस किया, एनजेएसी है क्या, मैंने कल की क्लास में भी बताया था, अगर आप कल क्लास में थे तो आपने समझा होगा, नहीं तो आज एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो जो एनजेएसी है, यहाँ ऊपर इसका नाम लिख देता हूँ, इस वाले को एक बार इसको हटा देता हूँ, ये रहने देते हैं, चलो। एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में इन आर्टिकल में एनजेएसी एग्जिस्ट कर रहा है, बट इसको सुप्रीम कोर्ट ने, द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के केस से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। यहाँ पे देखिए कौन होंगे इसमें, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है, एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी सीजीआई, सीजीआई इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं, और 2 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये इसके मेंबर हैं, एम कर रहा हूं उनको, और 1 लॉ मिनिस्टर हो गए, यूनियन लॉ मिनिस्टर, और 2 कोई मेंबर होंगे जो एमिनेंट मेंबर होंगे, वो होंगे फ्रॉम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और वुमेन, इस वाली कैटेगरी में से। इन 5 जो कैटेगरी मैंने बोली, तो टोटल मिला के इसके नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए 6। इन 6 में से 3 तो ऑलरेडी जजेज हैं, और इवन चेयरमैन भी इन्हीं का ही है। ये जो 2 मेंबर हैं, ये ओनली 3 ईयर के लिए, ओनली फॉर 3 ईयर के लिए इनको क्या किया जा रहा है, नॉमिनेट किया जा रहा है, और लाइफ में दोबारा ये नहीं बन सकते, एक बार बन सकते हैं। तो ऐसे में जब कोई व्यक्ति दोबारा बन नहीं सकता, एक बार बन सकता है, ये लॉ मिनिस्टर हो सकता है गवर्नमेंट के हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ झुक जाए, लेकिन ये लोग तो गवर्नमेंट के नहीं है, ये कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है। तो ऐसे में बराबर हो रहा, अगर ये 3 एक तरफ हो जाए तो भी ये 3 तो एक तरफ है ना, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं आर्टिकल 50 का वायलेशन हो रहा है और बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है। ये 2 ही मेन ग्राउंड बनाए थे इसमें, कि एक तो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशरी सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि इसको हार्म पहुंच कर रहा है। मैं तो, मेरा ऐसा मानना है ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो बना रखा ना, ये भी गलत है, इसको हटा देना चाहिए। अगर पार्लियामेंट ने बनाया क्या बेसिक स्ट्रक्चर, एक तो बेसिक स्ट्रक्चर, एक कॉलेजियम, ये दोनों हटा देने चाहिए। कॉलेजियम के बजाय ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आ जाए, और बेसिक स्ट्रक्चर को हटा देना चाहिए, क्योंकि वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रोविजन किए गए, एक अननेसेसरी एक बैरियर जुडिशरी ने बना लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे हम ये नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे इसका। तो ये है आर्टिकल 124A, जिसमें दे दिया कि एक जुडिशियल, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होगा, जिसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन सीजीआई होंगे, और 2 सीनियर मोस्ट जजेज इसके मेंबर होंगे, लॉ मिनिस्टर इसके मेंबर होंगे, और 2 जो एमिनेंट मेंबर है वो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और वुमेन, इनमें से कोई होंगे 5 कैटेगरी में से,
ये 3 ईयर के लिए होंगे, रिपीट नहीं होंगे कभी भी। और इवन इनको जो नॉमिनेट करेगी वो कमेटी कौन होगी उसके बारे में ध्यान से सुन लो। उस कमेटी, नॉमिनेशन वाली कमेटी, देखो लॉ मिनिस्टर तो जिसको चार्ज होगा वो होगा, जैसे पहले किरण रिजिजू थे, अभी कौन है, अर्जुन जी मेघवाल हैं। लेकिन इन जो 2 मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा ये प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर के करेंगे। तो ये तो हमारा डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, ये लोग मिलकर के इनमें से नॉमिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है भाई। लीडर ऑफ अपोजिशन तो एग्जीक्यूटिव का पावर भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर उसका पार्ट भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर उसका पार्ट हो है, लॉ मिनिस्टर उसका पार्ट है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर यहाँ मेंबर नहीं है, ना कोई चेयरमैन है, वो सिर्फ कमिटी नॉमिनेशन में है, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन। और ये 2014 के बाद में तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं है कोई। अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अभी संकट ही है, यानी कौन है नहीं है। तो जो भी हो, यहां पर इस आधार पे इन तीनों को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। लेकिन एक ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अपने को इनमें से प्रिपेयर रखना है। आपको पूछा जा सकता है ये जो मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे कितने समय के लिए किए जाएंगे, क्या इनका रीनॉमिनेशन हो सकता है, क्या अपॉइंट करने वाली कमेटी में कौन कौन होंगे, ऐसा सारा डिस्कशन अपन कर लेते हैं। एक बार अपने अपने बैरक में ऑनलाइन ऑफलाइन में 124A देखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124A। आप में से किसी को भी ऑनलाइन में ऑफलाइन में किसी का भी 124 तक डाउट है क्या? देखो मैं एक बार 124 को वापस ब्रीफली रिवाइज कर देता हूं क्योंकि 124 बेस है अपना। 124 पढ़ लेंगे तो आगे का ये पूरा जो यहां तक का डिस्कशन है ना, ये वाला, ये मैंने पेयर बन रहे थे इसलिए बीच के आर्टिकल नहीं लिखे। इसका मतलब ये नहीं कि उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, सबको डिस्कस करेंगे। 124 से लेकर के 147 तक में हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम यूनियन जुडिशरी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें ये 124 समझ लिया, सारा समझ में आ जाएगा। एक बार अपने अपने बैरक में देखते चलो, साथ में रिवाइज करते चलो, सुनते चलो। 124 का क्लोज 1 क्या है? 124 का क्लोज 1 कहता है कि नंबर ऑफ, देखो कोई भी चीज अपन बनाते हैं तो कितने नंबर बनाएंगे। कल की क्लास में मैंने कहा था ना, जैसे शोले मूवी में धारे हो सांबा, कितने आदमी थे, यहाँ कितने जजेस थे, 1 चीफ जस्टिस और 7 जजेस स्टार्टिंग में थे। उसके बाद में जजेस की संख्या बढ़ा करके 7 से बढ़ा के 14 किया, केशवानंद भारती के समय 14 थे। उसके बाद में 18 किया पार्लियामेंट ने, उसके बाद में पार्लियामेंट ने 26 किया, उसके बाद में इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस पार्लियामेंट ने 31 किया, और 8 प्रेजेंट 33 + 1 चीफ जस्टिस, ये हमारी नंबर ऑफ जजेस की संख्या है। उसके बाद में इसमें क्लोज 1 में एक प्रोविजो दे रखा है, और प्रोविजो में ये दे रखा है क्लोज 2 में ये दे दिया कि इनको एनजेएसी, ये एनजेएसी जिसको हम इधर डिस्कस कर रहे हैं, या देख लो इस एनजेएसी में इस एनजेएसी में यहां पर जो रिकमेंड नाम कर देंगे उसको प्रेसिडेंट के साइन सील, इससे इनको जज का अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। ये 124 के क्लोज 2 में बता रखा, और इसमें प्रोविजो के बाद में ए और बी दे रखा, जिसमें यह है कि अब बना दिया तो वो रिजाइन किसको करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को करेंगे, ये इसमें बता रखा। और इसका बी है वो ये कहता है कि जजेज को उस प्रकार उस पद्धति से हटाया जाएगा। भाई पहला रेजिग्नेशन हो गया, दूसरा हटाना, तो हटाने का बता रखा 124 के क्लोज 4 में बता रखा कि उसके अकॉर्डिंग हटाया जाएगा। और 124 के क्लोज 4 में अभी हमने डिस्कस किया था, 2 ग्राउंड दे रखे हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी टू वर्क, साबित कदाचारण और असमर्थता के आधार पर जजों को हटाया जाएगा। उसके बाद में इसमें क्लोज 3 दिया हुआ 124 में, क्लोज 3 कहता है कि जज कौन बनेगा। पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, किसी हाई कोर्ट में एटलीस्ट कम से कम 5 ईयर तक जज हो, या कम से कम 10 ईयर तक एज एन एडवोकेट किसी हाई कोर्ट में उसने काम किया हो। और तीसरा क्या है, सी क्या है इसका, कोई ऐसा इन द आई ऑफ लॉ प्रेसिडेंट की नजरों में एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए। तो वो अभी तक किसी को बनाया नहीं गया। देखो एडवोकेट कोटे से जजेस तो जजेस बनते ही हैं, हाई सुप्रीम कोर्ट जजेस वही बनते हैं जो हाई कोर्ट में जज होते हैं मोस्टली। कुछ एक एडवोकेट कोटे से बनते हैं, जैसे मैंने कल कहा था, वो देख लेना आप उन मैडम बनर्जी का, जिनको अभी बनाया गया था कुछ समय पहले। और बट ये तीसरी जो सी कैटेगरी, मान लो आपको कोई एग्जाम में इंटरव्यू में पूछ ले कि इसमें कौन आ गया, भाई जज आ गए, एडवोकेट आ गए, तो इधर बच कौन गया, लॉ प्रोफेशन।
और स्टूडेंट बचते हैं, तो स्टूडेंट तो लो प्रोफेसर को ही नहीं लेंगे, तो स्टूडेंट को कहां से लेंगे? एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए, इसमें नहीं दे रखा कि स्टूडेंट हो गया प्रोफेसर होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो इसके आधार पे अभी तक इंडिया में किसी का अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है, सी जो ग्राउंड है ना, एमिनेंट जूरिस्ट के आधार पे। अमेरिका में जस्टिस मार्शल को जरूर अपॉइंट किया था। यहां तक क्लियर है सबको? आर्टिकल 124 का क्लोज 4 जजेज को हटाने की बात करता है, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। इसका क्लोज 5 कहता है जो हटाने का प्रोसेस होगा वो तय किया जाएगा, और 124 आर्टिकल का क्लोज 6 कहता है कि इनको ओथ है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलवाएंगे, या फिर वो किसी पर्सन को इसके लिए नॉमिनेट कर देंगे, तो वो इनको 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग ओथ एंड अफर्मेशन दिलवाएगा। कल की क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि 3 लोग हैं जिनकी ओथ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन किया गया है। प्रेसिडेंट, आर्टिकल कौन सा प्रेसिडेंट का? मान लो आर्टिकल पूछ लिया एग्जामिनर ने, कौन सा है? कल बताया था 60। और वाइस प्रेसिडेंट का कौन सा है? 69 है क्या? देखो। और गवर्नर ऑफ द स्टेट का कौन सा है? 63 है। ओथ एंड अफर्मेशन का, हाँ अभी ओथ एंड अफर्मेशन की बात हो रही है, 69। और इनका गवर्नर ऑफ द स्टेट का मैंने पेयर बनाया था ना आपको, 60 के साथ में पेयर बनवाया था। 169 ऐसे बनाया पेयर में, क्या बनाया देखो? गवर्नर का है 159। हाँ यस 159, 10 कम, ठीक है। 159 में गवर्नर का, इधर देख लो, मैं यहाँ पे भी कल भी मैंने आपको बताया, ये चीजें बेसिक चीजें हैं जो हमेशा हमें ध्यान में रखनी है। इनमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट अप करता है और हमें वो चीजें आनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखें आप लोग। ये देखो, ये 60 में प्रेसिडेंट को ओथ दिला रहे हैं, 69 में वाइस प्रेसिडेंट को, ये एरो मैंने इसलिए किया, वाइस प्रेसिडेंट 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग ओथ लेंगे, और गवर्नर 159 में ओथ लेंगे। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर किन के नाम से ओथ लेते हैं। मैं कल वाले को इसलिए रिवाइज कर रहा हूं कि ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो ओथ लेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये दोनों देखो, प्रेसिडेंट नेशन का एग्जीक्यूटिव हेड है, गवर्नर स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड है। ये ओथ लेंगे प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। मैं विधि का संरक्षण, विधि एवं संविधान का संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन करूंगा, हिंदी में ये कहा जाता है। इंग्लिश में प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, इस नाम की ओथ लेते हैं। बाकी के सारे लोग किस नाम की ओथ लेंगे? इन 2 नाम की, स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, और दूसरा सोलोमनली अफर्म्स, या तो ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूं या सत्य निष्ठा का प्रतिज्ञान करता हूं। तो ये ऐसा कहा गया है यहां पे कि इनको क्लोज 6 में, 124 के क्लोज 6 में कहा गया इनको ओथ एंड अफर्मेशन 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिलाई जाएगी। देखो ये बेसिक चीज है, बट इसको ध्यान में रखना। इन 2 की ओथ का ग्राउंड क्या है, ये बहुत बार पूछते हैं, इसको पक्का रखना। बाकी की ओथ का ग्राउंड क्या, इस नाम से, वरना तो हर कोई कह देगा कि हम तो भैरव जी की, माता जी की, बाबू जी की, हड़पू जी की, किसी की कसम खा के लेंगे, हैं? कोई कहते मैं मेरी पत्नी की कसम खा के लूंगा, कोई कहते पति की कसम खा के लूंगी, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है या तो इन द स्फीयर ऑफ नेम ऑफ गॉड या सोलोमनली अफर्म्स, इस नाम से शपथ ली जाएगी। आ जाइए वापस यहाँ पे। और इसका क्लोज 7 है 124 का, ये इसी बात को कहता है कि ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब मुझे नहीं लगता कि इतना एनफ रिवीजन के बाद में आप में से किसी को भी आर्टिकल 124 का क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 2A, क्लोज 3, क्लोज 4, क्लोज 5, क्लोज 6 और क्लोज 7 में कोई डाउट होगा। क्लियर है सबको? अब 124A देखिएगा, इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो अब आपको देखने में समझने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आर्टिकल 124A, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये जो NJAC शॉर्ट में नाम लिखा है, ये 124 का A का हेडिंग यही है। क्लोज 1 देखिएगा इसका, देयर शैल बी ए कमीशन टू बी known as the National Judicial Appointment Commission constituting of the following, namely, यही बात जो यहाँ पे मैंने इधर लिखी है ना, इधर देखिए, ये की यही बात इसमें कही गई। पहला देखो इसका A, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन एक्स ऑफिसियो, ये आ गया CJI। इसके बाद में B देखिएगा इसका, 2 अदर सीनियर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट टू बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेंबर एक्स ऑफिसियो। देखो एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या होता है?
कई बार आप पढ़ते हैं ना तो आ जाता है वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन एक्स ऑफिसियो काउंसिल ऑफ स्टेट, ऐसा जाता है ना, राज्यसभा के पदेन सभापति। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि इस पोस्ट को होल्ड करने वाले के साथ में ये लायबिलिटी रहेगी, ये दायित्व रहेगा, ये जिम्मेदारी रहेगी उसकी, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये यूं नहीं कह सकते कि मेरी मर्जी हो तो मैं बनूं नहीं बनूं, भैया इस पोस्ट पे हो तो ये आपके साथ में ये ड्यूटी रहेगी आपकी। एक्स ऑफिसियो सीनियर मोस्ट 2 जजेज हैं, जैसे मान लो आप चीफ जस्टिस हैं, आप 2 सीनियर मोस्ट जजेज, आपकी आपस में नहीं बनती तो आप ये नहीं कह सकते मैं नहीं आऊंगा, आप सीनियर मोस्ट में आ रहे हो ना दोनों, तो मेंबर एक्स ऑफिसियो उस पोस्ट के साथ में है, यहां पे बनना ही है। ऐसे ही इसका सी देखिएगा, द यूनियन मिनिस्टर, अब ये भी एक्स ऑफिशियो है, यहां पे भी ऐसा नहीं कि किरण रिजिजू हट गए हैं तो हम उनको बना दें, अर्जुन जी मेघवाल को नहीं बनाए, नहीं, जो भी लॉ मिनिस्टर होगा वो होगा। तो क्लियर हो गया। सीजीआई जो भी होंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, 2 सीनियर मोस्ट जजेस नेक्स्ट टू सीजीआई वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर, और लॉ मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो मेंबर। यहां तक एक्स ऑफिशियो, आगे वालों को देखना आप। 2D देखें इसका 124 क्लोज 1 का सब क्लोज डी देखिएगा, 2 एमिनेंट पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटिंग। अब मैंने आपको ये भी बताया था कमिटी किनको मिलके बनेगी, प्राइम मिनिस्टर और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और देखो उस कमिटी में भी सीजीआई है, ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन ने मिलकर के बना दी, 3 लोगों की कमिटी है, वहां पे भी इनकी टांग अड़ाई बराबर है। ये जो 2 मेंबर बनाएंगे ना इसमें भी सीजीआई है, और सीजीआई वहां पे भी इंटरप्ट कर सकते हैं अगर कोई ऐसा ठीक पर्सन नहीं बनाया जाएगा। तो यहां पे इसलिए मैं इसी पेज के आधार पे कहता हूं, इस जो ये क्लोज है ना, ये प्रोविजन किया गया, इसके आधार पे कहता हूं कि कहीं पे भी मेरे को आर्टिकल 50 का और बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं लगता। अगर यहाँ सीजीआई नहीं होते ना तो भी इतना नहीं लग रहा है, और अब तो सीजीआई है तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता, कैसे बना देंगे। यहाँ वीटो पावर होता है, जैसे आप 3 मेंबर हो, आप 3 में से एक ने भी कह दिया नो ही इज नॉट एप्रोप्रिएट पर्सन फॉर दिस नॉमिनेशन, तो नहीं होगा, वहां वीटो पावर चलता है। तो भी कोई नहीं, जैसा भी है लेट्स सी। तो 2 एमिनेंट पर्संस किन से आएंगे वो इसमें सारा दे रखा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2 एमिनेंट पर्संस टू बी, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 124A के क्लोज 1 का सब क्लोज डी। 2 एमिनेंट पर्संस टू बी नॉमिनेटेड बाय द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल। अब देखो लीडर ऑफ अपोजिशन भी हाउस ऑफ पीपल का होना चाहिए, काउंसिल ऑफ स्टेट का लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चलेगा, दोनों हाउस में होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, रूलिंग पार्टी होती है उसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता लीडर ऑफ अपोजिशन कौन सा, लोकसभा का या राज्यसभा का, कौन से वाला, या दोनों में से कोई नहीं, तो यहां पे ये ध्यान रखना है। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और वेयर देयर इज नो सच लीडर ऑफ अपोजिशन, जैसा अभी नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए क्या किसी पार्टी को मिनिमम सीटें होल्ड करना जरूरी होता है, उतनी सीटें आई नहीं है, इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन है नहीं है। इसीलिए तो विपक्ष वाले चलाते हैं ना मोदी जी के, ना तो घर में विपक्ष है, ना गुजरात में विपक्ष था, ना अभी यहाँ पार्लियामेंट में विपक्ष है, लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन देन द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, जैसे इसमें कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो उनमें से किसी एक मेंबर को लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में उस कमेटी में लिया जाएगा इन द हाउस ऑफ द पीपल। अब देखो ये जो लोग हैं ना, ये क्या होंगे, ये मेंबर अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, मेंबर्स अपॉइंट कर रहे हैं। कितने लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं? 2 लोगों को। अब वो 2 लोग कौन होंगे, इसमें 2 प्रोविजो दे रखे। पहला देखिएगा, प्रोवाइडेड दैट वन ऑफ द एमिनेंट पर्सन shall be nominated from amongst the persons belonging to the scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes, minority और women। कि ये जो 2 ये मेंबर हैं, इन मेंबर में से जो एमिनेंट पर्सन होगा वो एक पर्सन कम से कम ऐसा होना चाहिए जो इन कैटेगरी में से आता हो, ठीक है, एक तो ऐसा होना ही चाहिए इसको रिप्रेजेंट। जो मेरे को लगता है ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जजेज को हुई ना, वो इसको लेकर के हुई, क्योंकि आज तक सुप्रीम कोर्ट में, आज तक टिल टुडे
जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में है, तब से लेके आज तक सिंगल जज एससी का नहीं बना है, सिंगल जज एसटी का नहीं बना और सिंगल जज ओबीसी का नहीं बना है। माइनॉरिटी के तो बन गए, वुमेन भी बन गए, जनरल के भी बन रहे हैं, लेकिन इस क्लोज के आधार पे उड़ाया। कहीं लगा होगा कि बाकी के लोग आने लग जाएंगे, क्योंकि आदमी अपना जाएगा तो वो बोलेगा भाई हमारे लोग कहाँ हैं, बनाओ। महिला जाएगी, महिलाओं की बात करेगा, एससी का जाएगा, एससी की बात करेगा, एसटी का जाएगा, एसटी की बात करेगा। इसमें गलत भी क्या है? जैसे कलाम साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो राजस्थान से लिस्ट गई कॉलेजियम की, उन्होंने नोट डाल के भेज दिया वेयर इज माइनॉरिटी, तो फिर 2 जजेज के नाम भेजने पड़े, रफीक साहब का और एक और का नाम, अभी तो वो रिटायर हो गए। तो ये ध्यान रहे। देखो इनके छोटे छोटे प्रोविजन यहाँ तक स्टूडेंट ध्यान से पढ़ता नहीं है और यहीं से क्वेश्चन पुट अप हो जाता है, तो अपने को ध्यान में रखना। इसका सेकंड जो प्रोविजन है ना, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एन एमिनेंट पर्सन शैल बी नॉमिनेटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। अब ये भी पूछ लेते हैं कि कितने साल के लिए पर्सन को जो नॉमिनेट किया ये होंगे, कितने साल के लिए? ओनली फॉर 3 years। शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीनॉमिनेशन। ये देखो मैं आपको इसलिए इन एक एक चीज को इतना ध्यान से बता रहा हूँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। कितने समय के लिए बनेगा, क्या उसको री अपॉइंट किया जा सकता है, क्या रीनॉमिनेट किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। साफ दे रखा है कि shall not be eligible for renomination। ये हो गया आर्टिकल 124A का क्लोज 1 का सब क्लोज A, B, C, D और इसके दोनों प्रोविजन। एक बार वापिस इसको देख लो, इधर क्या कह रहा है कि ये जो NJAC बनेगा 124A का क्लोज 1 कह रहा है कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस नेक्स्ट टू CJI वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, और लॉ मिनिस्टर ये भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। तो टोटल हो गए 4, एक CJI, 2 जजेज और एक लॉ मिनिस्टर। उसके बाद में कोई 2 लोग होंगे, उन 2 लोगों में से कम एक कोई या तो वुमेन हो या SC, ST, OBC या माइनॉरिटी में से होना चाहिए। इन 2 लोगों को कौन नॉमिनेट करेगा? प्राइम मिनिस्टर, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन। और लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो फिर जो भी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसमें से किसी एक को लीडर ऑफ अपोजिशन लेके 3 लोगों की कमेटी होगी। ये कमेटी ये दोनों नाम डिसाइड करेंगी। इन 2 में से एक SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और वुमेन में से होना चाहिए। क्लियर है सबको? एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लीज ध्यान से देख लेना। और ये भी पूछा जाता है NJAC का प्रोविजन कौन से अमेंडमेंट से किया गया। यहाँ देखो, इधर मैंने लिख दिया 99th अमेंडमेंट 2014 में इसका प्रोविजन किया गया। ये चीजें हैं, इनको अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर इनमें से क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना इन चीजों का। आ जाइए 124A का क्लोज 2। आप में से किन्हीं का भी ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई डाउट हो, हर्ष, सुशीला जी, दिव्या, कुणाल, राजकुमारी, नीरज, सलोनी, शमशीरा और कौशल, ऑनलाइन ऑफलाइन में आप में से किसी का भी कोई डाउट हो, प्लीज यू कैन आस्क। आर्टिकल 124A का क्लोज 2 देखिएगा। नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन शैल बी क्वेश्चन और बी इनवैलिडेटेड merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the commission। ये इसी बात को कहता है क्लोज 2। क्लोज 2 कहता है कि अगर इनमें से कोई एक सीट खाली रह जाए, इधर देखिए, इनमें से कोई एक सीट खाली रह जाए किसी मेंबर की, तो इसका भी कोई इफेक्ट इस पे नहीं जाएगा। ये जो कमेटी हमने बनाई है, इस कमेटी में से कोई एक सीट अगर खाली रह भी गई तो इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस कमेटी पे। ठीक है? और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, ये भी कह दिया साहब। कहीं चैलेंज नहीं कर सकती साहब, देखो एक मेंबर कम है, ये मेंबर होता तो पता नहीं इस नाम की सिफारिश नहीं करता, दूसरे की कर देता, जजेस ने सबको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करते हुए अपना वही सिस्टम सेट रख लिया जो कॉलेजियम के नाम का था। कॉलेजियम नाम कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर भी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीजें हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई या उसके बाद में हमारी पार्लियामेंट ने अमेंड करके इसमें जोड़ी, जैसे 124A जोड़ा, 124B जोड़ा, 124C ऐड किया 99th अमेंडमेंट से 2014 में। क्लियर है यहाँ तक?
चलिए साहब नेक्स्ट देखिए 124 का बी, ये बताता है कि ये जो आपने एनजेएसी का जो गठन किया है ना, इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एनजेएसी किया, काम क्या करेगा, किसके लिए बनाया है वो बता रहा है। इसका दो काम होते हैं, जजेस के अपॉइंटमेंट, कौन से जजेस के, सुप्रीम कोर्ट जजेस के और हाई कोर्ट जजेस के, और हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। जैसे अभी राजस्थान हाई कोर्ट से एक तो जस्टिस बिश्नोई जी हैं उनका, और एक जस्टिस और है, अभी राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? अरे मैंने कोई मेडिकल ऑफिसर का नाम थोड़ी ना पूछा है ना, ये तो अपने काम का चीज है। देखो देखें श्रीवास्तव जी हैं क्या, ये बेसिक सी चीजें ध्यान रखा करो। हाँ जी, ऑनलाइन में हाथ खड़ा कर रहे हैं दिव्या जी, बताएं। यस दिव्या। सर राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाँ सर अभी तो बना ही नहीं है ना। एक्टिंग होता है ना, उसी को बताया जाता है। कौन? एन श्रीवास्तव है ना। अच्छा, और दो जजेज जो सीनियर मोस्ट जजेज है उनका ट्रांसफर किया जा रहा है, एक तो जस्टिस बिश्नोई साहब का और एक जज और हैं, इनको ट्रांसफर करके दूसरे हाई कोर्ट में भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं एनजेएसी के फंक्शंस। तो एनजेएसी 124 का बी कहता है इसके फंक्शंस क्या होंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, और ट्रांसफर ऑफ जजेज एंड ट्रांसफर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जजेज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ट्रांसफर होंगे। जैसे श्रीवास्तव साहब अभी जब तक चीफ जस्टिस आया नहीं, जैसे अभी दिव्या कह रही थी कि अभी है नहीं, तब तक एक्टिंग काम देखेंगे। जैसे ही कोई आ जाएगा ट्रांसफर होकर के तो वो हो जाएंगे। जो सीनियर मोस्ट होता है उसी को एक्टिंग बनाते हैं। इनका चाहते तो ट्रांसफर कर सकते थे, नहीं किया, इनके बाद वालों का दोनों का कर दिया। तो ये काम है एनजेएसी का। क्या काम है? चीफ जस्टिस और अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस और अदर जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स, इनका अपॉइंटमेंट करना और हाई कोर्ट जजेज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का काम है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। देखिएगा 124B, फंक्शंस ऑफ कमीशन। It shall be the duty of National Judicial Appointment Commission to A, B, C करके देखा, ए देखिएगा, recommended persons for appointment as Chief Justice of India, Judges of the Supreme Court, Chief Justice of High Court and other Judges of High Court। आगे नहीं ये बात, पहले ए में ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज और हाई कोर्ट के जजेज, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन सब के अपॉइंटमेंट की बात करेगा। कौन करेगा? एनजेएसी करेगा, ये एनजेएसी करेगा, ठीक है। इसका बी है रिकमेंडेड। अब देखो पहला तो अपॉइंटमेंट की बात कर रहा, अब अपॉइंट कर दिया तो ट्रांसफर करना, तो सुप्रीम कोर्ट जजेज के तो ट्रांसफर होंगे नहीं। कब होंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेज के ट्रांसफर? जो अभी डिमांड चल रही है ना, वैसे होना भी चाहिए, इसको ऐसा कर देना चाहिए। जैसे अपना पहले राजस्थान हाईकोर्ट बना, राजस्थान का जब गठन हुआ तो उस समय जो राजा महाराजा थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते कि आपकी रियासत को भारत में विलय कर लो, तो वो शर्त रखते कि आप हमें ये दे दो, आप हमें ये दे दो। पहले हाईकोर्ट 1956 तक, जब तक ये राजस्थान बना, 1 मार्च 1956 को बना या 30 मार्च को बना, देखना राजस्थान कब का बना, 30 मार्च 1956। उससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट उदयपुर में चलता था। इवन एक मामले में मैं यहाँ क्लास में पढ़ा रहा था, मैं इसको बता रहा था, तो एक स्टूडेंट थे काफी सीनियर जो एडीजे के लिए तैयारी के लिए आते, वो वाले थे एडीजे वाले बैच में। तो उन्होंने कहा सर उस समय मेरे पापा एकदम जैसे एकदम न्यूली, जैसे आप अभी नए एडवोकेट हो, आपने बीए एलएलबी किया ही है, उसमें तो बीए एलएलबी थी नहीं, एलएलबी था, तो कि पापा कोर्ट में जाते थे। उसी समय जिन्ना और नेहरू एक मामले में पैरवी करने आए, कोई बड़ा मामला था, कोई किसी लेवल पे, तो कि दोनों एक साथ प्रैक्टिस करने आए, क्योंकि उस समय तक हाईकोर्ट कहाँ था? जोधपुर में नहीं था, उदयपुर में था। इसीलिए तो उदयपुर में डिमांड चल रही है हाईकोर्ट यहाँ लाओ। जयपुर राजधानी था, यहाँ लेके आ गए। मैं तो कह रहा हूँ राजस्थान में जितने संभाग हैं सब में नहीं तो कम से कम इन 3-4 एक जगह कर दो। एक साउथ राजस्थान के हिसाब से उदयपुर हो जाना चाहिए, जोधपुर है ही है और ये है ही है, एक इधर बीकानेर हो जाना चाहिए तो ठीक हो जाएगा। एक भरतपुर भी हो जाए तो वैसे ज्यादा दूर नहीं है, हो जाए तो अच्छा है ना। और अभी होगा तो ये तो सीएम तो जरूर कोशिश करेंगे कि ले जाएं, और ऐसा हो जाना। ऐसे सुप्रीम कोर्ट का भी होना चाहिए, एक मुंबई में, एक मद्रास यानी चेन्नई में,
और एक कोलकाता में और एक बेंगलोर में। इतने इनकी सर्किट जो बेंच है वो होनी चाहिए। मुख्य पीठ दिल्ली रह जाए, बाकी का इधर रह जाए। ऐसा होगा तो भी ये एनजेएसी क्या करेगा, इनका अपॉइंटमेंट, इनका ट्रांसफर, ये काम करना जुडिशरी का, इसका एनजेएसी का काम होगा। क्लियर है ना? ये मैंने समझाने के लिए ऐसे आपको एग्जांपल दिया है। आर्टिकल 124 बी का क्लोज बी देखिएगा, जो ऑनलाइन ऑफलाइन में अभी जुड़े हैं, 124 का क्लोज बी का सब क्लोज बी देखिएगा। रिकमेंडेड ट्रांसफर टू चीफ जस्टिस एंड अदर जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू एनी अदर हाई कोर्ट। जजेस का ट्रांसफर कौन से वालों का? हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस या अदर जजेस का। जैसे मैंने अभी आपको कहा यहाँ चीफ जस्टिस नहीं है, ऐसा दिव्या ने कहा, तो कोई चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट के हो सकता है, उनको ट्रांसफर करके यहाँ लगा देंगे। हो सकता है कोई वहाँ के सीनियर मोस्ट जज है, उनको चीफ जस्टिस बना के यहाँ लगा देंगे। जैसे मैंने कहा अभी जस्टिस बिश्नोई साहब है, उनको किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना के भेज रहे हैं, एक दूसरे जज साहब है उनको भी भेज रहे हैं। तो ऐसे ये ट्रांसफर करना। तो देखो इसमें 124 का क्लोज बी है, इसका ए बात कर रहा है अपॉइंटमेंट की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजेज, हाई कोर्ट जजेज, इन सब की इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। और बी बात कर रहा है हाई कोर्ट जजेज के और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के ट्रांसफर की बात कर रहा है। यहां तक क्लियर है सबको? 124 का सी देखिएगा, एंश्योर दैट द पर्सन रिकमेंडेड इज ऑफ एबिलिटी एंड इंटेग्रिटी। ये किस बात को अश्योर कर रहा है कि जो पर्सन्स हैं, कौन से वाले पर्सन्स, जो काम कर रहा है उसकी एबिलिटी और इंटेग्रिटी, उसमें कोई योग्यता और ईमानदारी में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ये भी देखेगा। भाई जब कमेटी बन गई तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। दो चीज तो स्टूडेंट फिर भी ध्यान में रख लेता है, कौन सी? अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर की। ये भूल जाता है वो। मान लो ये काम दे दिया, इनमें से कौन सा काम है? ए में दे दिया अपॉइंटमेंट ऑप्शन में एग्जाम में, और बी में दे दिया ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और सी में दे दिया इनका एबिलिटी और इंटेग्रिटी का, और डी में दे दिया ऑल ऑफ अबव। तो हो सकता है, या पांचवा ऑप्शन और देने लगे, उसमें दे दिया ए एंड बी बोथ। तो मोस्टली स्टूडेंट यही गलती करता है, ए और बी तो ध्यान में रह जाता है, ये एबिलिटी और इंटेग्रिटी का ध्यान नहीं रहता। इसलिए हमें हमारे सिलेबस में जो दे रखा सारी चीजों का प्रॉपर ध्यान रखना है। यानी जो व्यक्ति है, अभी क्या हो रहा है, अभी इस एबिलिटी और इंटेग्रिटी को कौन चेक करता है, कौन देखता है? अभी जो कॉलेजियम सिस्टम बना रखा वो देखता है, वो लोग तय करते हैं। जैसे आप आरजेएस बन जाएंगे, सभी लोग आरजेएस बनने की ऑनलाइन ऑफलाइन में सभी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तभी तो इस ठंड में आए, बाकी घर पे होते चाहे गोदड़ों में घुसे होते, निकलते ही नहीं रजाई में से, कंबल में से, है ना। लेकिन जज बनने के लिए देखो बड़ा कुछ पाना चाहो, जज की पोस्ट राजा की सी पोस्ट होती है, उसके लिए तपस्या भी उतनी भारी करनी होगी। तो यहां पर जैसे ही आरजेएस बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि जन्म जन्मांतर का पट्टा हो गया या इस जन्म का पट्टा हो गया। जैसे एबिलिटी और इंटीग्रिटी डाउटफुल होते लिफाफा पकड़ा देंगे कि जाओ श्रीमान जी घर चले जाओ। यानी बनना जितना मुश्किल है उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है उस पे बने रहना। इधर किसी की पत्नी किसी का पति कहेगा देख वो खा रहा, देख वो खा रहा है, उसके थार आ गई, उसके फॉर्च्यूनर आ गई, अरे तुम्हारे तो फटफटी नहीं है, स्कूटरिया ही नहीं है, कुछ तो लाओ, कुछ तो खाओ, उसके देखो ये हार आ गया, इसके ये फ्लेट आ गया, प्लॉट आ गया। ऐसा करके कोई करेगा तो क्या डाउटफुल हो जाएगा एबिलिटी और इंटेग्रिटी, या काम ही नहीं कर रहा, ध्यान नहीं दे रहा, तो ऐसे को घर पे रवाना कर देते हैं, जाओ आराम करो, आप जुडिशरी के लिए फिट नहीं हो। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई, और दूसरा जो इनके चक्कर पड़ा ना एनजेसी, ये पड़ा अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेज और हाई कोर्ट जजेज की कोई भी एबिलिटी और इंटीग्रिटी को चेक करने वाला सिस्टम ही नहीं है। कॉलेजियम में कौन चेक करेगा? हम सब मित्र लोग हैं और बनता ही वही है, कॉलेजियम में लेते ही उसको है। हिंदी फिल्मों में एक गाना सुना ने आप लोगों ने सुना होगा, तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात तो हम रात कहेंगे। ऐसा चल रहा है, और जो दिन को रात नहीं कहेगा उसको बाहर, जैसे अभी हो रहा है ना पार्लियामेंट में, जो उल्टी बात करेगा बाहर, 149 को बाहर का रास्ता दिखा दो। जो सरकार का विरोध करेगा, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव दिखाती थी, उस समय देखा होगा किसानों वाले बिल आए, तो अभी तीनों अपने क्रिमिनल बिल आए, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस वाला, तब भी यही किया कि राज्यसभा में बहुमत नहीं है, 149 को बाहर कर दो। तो ये नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक वे नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ। जो है उसको फेस करो, जनमत को फेस करना चाहिए।
तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना, एबिलिटी और इंटेग्रिटी, ये दूसरा डर था। आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आप जब जुडिशियल रिफॉर्म पे ऐसे लिखेंगे ना, न्यायिक सुधारों पे, हिंदी में या इंग्लिश में ऐसे आएगा जुडिशियल रिफॉर्म पे, पूरी संभावना है, तो उसमें आपको ये देना है कि एनजेएसी, एक तो आईजेएस होना चाहिए। एनजे, अगर मान लो आपको इंटरव्यू में पूछ लिया एनजेएसी के प्रोविजन है, इनको क्यों हटाया गया, आपको क्या लगता है? तो ये दो मेजर पॉइंट है। पहला, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और वुमेन, माइनॉरिटी के भी जज बन गए सुप्रीम कोर्ट में, वुमेन्स भी जज बन गई, बट एससी एसटी ओबीसी का अभी तक नहीं बना है। तो हो सकता है वो लोग डिमांड कर ले। एक तो वो फियर, और उससे बड़ा फियर इनकी एबिलिटी और इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए कमीशन बैठा हुआ है। और अभी क्या हो रहा है? अंधेर नगरी चौपट राजा हो रहा है, अंधा पीछे कुत्ता खाए वाली कहावत हो रही है। कोई नहीं पूछने वाला इन जजेज को, जो कर दिया बस। इसलिए कहते हैं ना, हकम का मुंह तोप होता है, जो कर दिया कौन पूछ रहा है इनको। इसलिए कहते हैं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो जुडिशरी में। तो ये कमीशन ये भी कर रहा था, ये बड़ा पेच ये था, इशू ये था, इसकी वजह से इसको हटा दिया कि अच्छा हमको चेक करेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे भाई, आप कौन हो? देखो इस देश में एक चीज ध्यान रखो आप, सारे इंस्टीट्यूशंस या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जितनी भी है, उनका सोर्स क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यही है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारे प्रियम्बल में दे रखा। वी द पीपल ऑफ इंडिया में कौन आता है? आप और हम, 150 करोड़ भारतीय। इनको बेचारों को कोई पूछ ही नहीं रहा। इन्होंने थोड़ा सा बोल दिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लेके जेल में जाओ, 6 महीने की जेल भेज देते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देते हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी गलत है, इसको हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए इसको। आपसे भारत की जनता, मालिक नौकर को कह रही है और नौकर कह रहा अच्छा तूने मेरे को बोला चल जेल में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, ये गलत है। कॉलेजियम गलत है, बेसिक स्ट्रक्चर गलत है। क्यों गलत क्यों है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ये चीज। कॉन्स्टिट्यूशन में होती तो हम सही मानते। कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल ऑफ इंडिया। अरे किसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? नौकर को मालिक नहीं बोलेगा, कौन बोलेगा भाई? भारत की जनता। ट्रेन में कभी जाते हैं ना, जनरल डिब्बा होता है, उसमें आप चले जाओ, क्या मोदी की बैंड बजाते हैं वो, है ना, क्या सीएम की, चाहे वो कोई सा भी आ जाए। पहले गहलोत था, अभी ये तो नए नए बने भजन लाल जी, थोड़े दिन में इनके भजन गाने चालू कर देंगे लोग, हो गए थोड़े थोड़े तो, और थोड़े थोड़े और हो जाएंगे। लोगों ने कहना चालू कर दिया खाली फोटो खिंचाने वाला आदमी है, मफलर डाल लेंगे, फोटो खिंचा लेंगे, ये कोई सीएम के काम। भाषण में स्किप कर रहे हैं काफी जी, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले तो इन्होंने मोदी जी को श्रद्धांजलि दे ही दी थी, उसके बाद में जो बोले सो निहाल में गड़बड़ कर ही गए थे, और पास वाला सुधार रहा था उसको भी करे ना। ये नहीं, ये है, हो जाता है, आदमी काम करता है तो हो जाता है, क्योंकि इनकी अभी प्रैक्टिस में नहीं। मजहबी पॉलिटिशियन होते हैं वो तो ये नहीं करते हैं, इंसान है। देखो आप और हम भी अगर काम नहीं करेंगे, निठल्ले बैठे रहेंगे, तो कोई गलती होगी क्या? नहीं होगी। इन पे पूरे राजस्थान की नजरें हैं, और विपक्ष में भी जो इनकी जगह बनना चाहता है, वो इनकी कमी थोड़ी सी दिखती है, उसको भी बढ़ा चढ़ा के राई का पहाड़ बना के दिखाना चाहते हैं। काम करोगे तो गलती होगी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने में भी गलती हो सकती है, आप पढ़ रहे हैं उसमें भी गलती हो सकती है। काम करोगे तो गलती होगी, काम ही नहीं करेगा उस निठल्ले से क्या गलती होगी? ऐसे कहते हैं ना कि गिरते हैं वही घुड़सवार जो मैदान जंग लड़ते हैं, वो तिफ्ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। अब घुटनों के बल डर के चले, नहीं मैं तो खड़ा होके नहीं चलूं, क्या पता ठोकर लगे मैं गिर जाऊं। अब घुटनों पे आ जाए, उसका क्या गिरेगा, वो तो वैसे ही गिरा हुआ है ना। तो कोई आदमी काम करेगा उससे गड़बड़ होगी। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भारत की जनता देश के प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर सकती है, प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर सकती है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने गलत किया, लोगों ने, जिनकी नसबंदी में नस काट जाते थे ना इमरजेंसी में, वो गालियां देते थे भर भर के। प्राइम मिनिस्टर है, गलत किया है तो क्रिटिसाइज किया जाएगा। प्रेसिडेंट अगर गलत नहीं कर रहे, क्रिटिसाइज किया जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट, एक दिन आपने देखा होगा ऐसे मोदी जी आगे ऐसे झुक गए थे तो कितना ट्रोल किया गया है। जब गलत है वो चीजें, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आप ऐसे झुक नहीं सकते, ऐसे तो दंडवत हो जाओगे राष्ट्रपति बनने के लिए, तरीके नहीं होते। तो क्रिटिसाइज किया ना हमने। प्रेसिडेंट कुछ गलत कर दो, अभी क्रिटिसाइज होना चालू हो जाएगा। जैसे आपने कहा भजन लाल जी को भी ट्रोल करना लोगों ने चालू कर दिया है। ये क्या है? जब देश की जनता यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, मिनिस्टर्स को, सीएम को, गवर्नर को, जो भी गलत करेगा XYZ, उसको हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो जजेज भगवान के अवतार हैं क्या? अंग्रेजों की आलोचना भारतीय नहीं करें, इसलिए उन्होंने चला दिया मी लॉर्ड, माई लॉर्ड, ओ लॉर्ड, लॉर्डशिप, अपने वाले लेके बैठ गए काले अंग्रेज की भाई भगवान। अरे भगवान वो है जिसको हम जो भी जिस नाम से माने, लेकिन ये थोड़ी ना भगवान है। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक अच्छा काम किया,
अपने इनके लगाया जाता ना ऑनरेबल, माननीय, उन्होंने कहा हटाओ इसको। क्या माननीय? मिस्टर प्रणब मुखर्जी बोलो, अंग्रेजी में बोलना। हिंदी में बोलना तो श्री लगा दो, श्रीमान लगा दो। ये महामहिम क्या होता है? कहाँ लिखा हुआ संविधान में महामहिम? नहीं है। तो उन्होंने एक तो ये अच्छा काम किया। ऐसे धीरे धीरे होंगे। एक राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए खोला। आज आप चाहे ना, आप जाकर के या अपने परिवार के साथ राष्ट्रपति भवन देखना चाहते, अपने घर बैठे बुक कराओ और आराम से जाके देख के आओ। काफी पार्ट है उसका जनता के लिए खोल रखा। मैं स्टूडेंट्स को, लो स्टूडेंट्स को लेके कई बार गया हूँ। तो ऐसा इसमें क्या है, एबिलिटी और इंटीग्रिटी को चेक कर सकता। कौन कर सकता है? कमीशन कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी ये कर रहा था, इसलिए इसको उड़ा दिया। द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से 124A, 124B और 124C तीनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, आपको क्या लगता है, जजेस को अगर गलत करें तो क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? गलत करेगा उसको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, अच्छा करेगा उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। सीधी सी बात है। देखो, 2-3 कुछ सुधार होने चाहिए। जैसे अंग्रेज भारत में थे, वो उस समय का जुडिशियल सिस्टम चलता था, तब एयर कंडीशनर नहीं था, इवन तब कूलर भी नहीं था, और बहुत सी जगह तो ढंग से लाइट भी नहीं थी। इवन हाई कोर्ट जहां थे वहां लाइट तो थी, बट कूलर तो नहीं था कम से कम। ये मैंने भी ऐसा युग देखा हुआ ज्यादा नहीं है, भुगता हुआ भी ज्यादा नहीं है। हमारे एक सर थे, उन्होंने कहा कि पहले, मैं उदयपुर में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, एक सर थे, डॉक्टर साहब थे, उनका हॉस्पिटल भी है, तो वो यूं कहते थे, मैंने तब सुना कि पंखे इनके समय पे आए। तो उन्होंने कहा हमारे मेडिकल कॉलेज में जब पंखे लगे ना, हम दूसरे स्टूडेंट से मिलते हैं या किसी हॉस्टल में मिलते हैं ना, तो हम ये कहते थे, पता हमारे रूम में पंखे लग गए। तो लोग यूं देखते हैं, और ये पंखा क्या होता है? और आज तो एसी की भी तैसी कोई नहीं देखता है ना। क्या जमाना आया, देखो आप, बदल गया ना सब कुछ। अब तो लोग पंखे हाथ में लेके घूम रहे, चाइनीज चार्जर वाले पंखे नहीं आते, गाड़ी में भी गर्मी लग रही है, किसी फंक्शन में भी लग रही है, ऐसे लेके बैठते हैं। 15 अगस्त वाला प्रोग्राम आप टीवी पे देखते हैं तो कई लोगों के हाथ में, स्पेशली महिलाओं के हाथ में वो पंखे मिलेंगे। तो बदल गया ना जमाना। तो ऐसे इतना युग बदला है, तो अब ये भी बदलना चाहिए। इनकी लाइबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। आज विंटर वेकेशन कर देगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किस बात की विंटर लग रही है? एसी है ना भाई, है। समर वेकेशन कर दे, किस बात की गर्मी है? एयर कंडीशनर है, बैठे बैठे जम्मू कश्मीर बना लो इसको, कौन मना कर रहा है? तो ये चीजें बंद होनी चाहिए। लगभग 6 महीने हमारा सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट छुट्टी पे रहते हैं, लगभग 6 महीने। कितनी गलत बात है। जितने दिन छुट्टी पे रहो, आपको ठंड लगे, गर्मी लगे, उतने दिन का वेतन मत लो। जनता का पैसा है ना, ले रहे हो तो फिर काम करो। देखना ऐसा हो जाए ना, संडे को लोग आके बैठ जाएंगे कि छोड़ छुट्टी छोड़ यार, काम दे, पैसा कट जाएगा नहीं तो, है ना। थोड़ी सी ये एनजेएसी कर रहा था, अकाउंटेबिलिटी और एबिलिटी देख रहा था। हाई कोर्ट जाने के बाद में कोई पूछने वाला नहीं है, नीचे के तो फिर भी ये हाई कोर्ट वाले रवाना कर देते हैं, आरजेएस को, एडीजे कोर्ट, एडीजे डीजे फिर भी सीनियर हो जाते हैं तो भी कर देते हैं। 124C देखिएगा, आप में से किसी को भी आर्टिकल 124B का क्लोज A, B, C में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। बट इनको तीनों ग्राउंड को ध्यान रखना है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, ट्रांसफर ऑफ जजेज और एबिलिटी और इंटीग्रिटी। 124 का C देखिएगा, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ। अब किसका काम है? इसके बारे में एनजेएसी क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, इस सब के बारे में लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। ये बात कर रहा है 124C। पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करने के लिए क्राइटेरिया क्या होगा, ये कौन तय करेगा? पार्लियामेंट तय करेगी। एंड अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अदर जजेज का भी पार्लियामेंट तय करेगी। अभी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है क्लोज 3 में, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 5 ईयर तक कोई हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या 10 ईयर तक एज एन एडवोकेट किसी हाई कोर्ट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बता दिया, इसके बारे में और भी नियम बनाने हैं तो कौन बना सकती है? पार्लियामेंट बना सकती है। क्या पार्लियामेंट क्या बना देगी? इस पावर से तीसरे ऑर्डर जजों को यही लगा था, पार्लियामेंट इस पावर से वो बना सकती है जो इंदिरा गांधी 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा करके गए थे। आईजेएस, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का प्रोविजन पार्लियामेंट वो कर सकती है, और होना भी चाहिए। हमारी वर्तमान राष्ट्रपति जी ये बहुत अच्छा काम कर रही है। 2-3 फंक्शन में बोल गई है ये कि जजेज का भी एग्जाम होना चाहिए, एग्जाम के थ्रू होना चाहिए। बहुत सही बात है। अब कैसे बन रहे? चापलूसिता के थ्रू बन रहे। जो जिसकी गुड बुक में आ गया वो बन गया, बाकी नहीं बन सकता। ऐसा कहते हैं देश भर में 350 परिवार है, उन्हीं के लोग बनते हैं, बाकी को आने नहीं देते, कॉलेज में नहीं लेंगे, और आ जाएंगे तो नाम कटा देंगे।
मोनोपोली कोई पूछने वाला नहीं। तो होना चाहिए, पार्लियामेंट ऐसा लॉ बना सकती है, रेगुलेट प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जजेज एंड अदर जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड एम्पावर द कमीशन टू ले डाउन बाय रेगुलेशन द प्रोसीजर फॉर discharge of his functions, the member of selection of persons for appointment and such other matters as may be considered necessary by it। सारा सब कुछ किस पे दे दिया? सी में सारा पार्लियामेंट को दे दिया। इनके बनेंगे कौन, ट्रांसफर कैसे होंगे और मेंबर कैसे नॉमिनेट होंगे, ये वाले इन तक का सबका, और भी कोई ठीक समझा जाए तो एनजेएसी के रिगार्डिंग पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। और पार्लियामेंट किनका रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठते हैं? जनता के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, वो लॉ बनाएंगे। इसमें क्या गलत है? 124A, 124B, 124C में कोई भी बात आप में से किसी को भी समझ में नहीं आई हो, कोई बात आप पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। देखो, कल की और आज की क्लास में मिला के कल एक आर्टिकल डिस्कस किया था, आज भी कहने को तो 3 कह दो लेकिन बात तो एक है, वो की वही है। मैं एक बात आप लोगों को, ये पूरा आगे के डिस्कशन का बेस होगा। 124 ये वाला 124 और 124A B C, इसमें आप में से किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। मैं एक बार इनको रिवाइज करवा देता हूं। देखिए 124 ओनली 124 का क्लोज 1 क्या बात कर रहा है? वो बात कर रहा है कि चीफ जस्टिस और बाकी के जजेज कितने होंगे कौन तय करेगा? पार्लियामेंट तय करेगी। पहले 7 थे, फिर 14 हुए, उसके बाद में कितने कितने बढ़ते गए, फिर 18 हुए, फिर 26 हुए, फिर 31 हुए, इस समय 33+1 है। आर्टिकल 124 का क्लोज 2 क्या बात कर रहा है? अब जब जज बना दिए तो अब क्या बात करनी उनकी? यहां तो संख्या तय कि अब बनाएगा कौन वो है, तो इसमें दे दिया क्लोज 2 में बनाएगा एनजेएसी, इसको रिकमेंड करेगी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने साइन से सील से बनाएंगे। अब बना दिया तो इसी में प्रोविजो में 1 और 2 डाल दिया कि जिनको बना दिया वो अपना रिजाइन किसको करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करेंगे। और इसके बी में दे दिया कि इनको हटाने का तरीका क्या होगा अगर उन्होंने खुद में रिजाइन नहीं किया। तो 124 के क्लोज 4 में जो बता रखा है, क्या क्या बता रखा? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी टू वर्क, इसके आधार पे हटाए जाएंगे। क्लोज 2A में दे दिया कि एज है वो जजेस की, वो भी पार्लियामेंट तय करेगी। और 124 का जो क्लोज 3 है उसमें दे दिया जज कौन होगा? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। फिर इसमें ABC करके 3 कैटेगरी डाल दी, जजेज ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट 5 ईयर तक, एडवोकेट्स ऑफ हाई कोर्ट्स एटलीस्ट 10 ईयर, ये लोग बनेंगे। और तीसरा है एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए। इसके बाद में इसका 124 का क्लोज 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। इसका क्लोज 5 कहता है कि 4 में जिन जजेज को आप हटा रहे हैं उनका प्रोसेस क्या होगा? पार्लियामेंट तय करेगी। 6 कहता है कि ऐसे जो जजेज बनाए हैं उनको ऑथ एंड अफर्मेशन 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट या उनके द्वारा नॉमिनेटेड कोई पर्सन दिलवाएगा। 7 में कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह गया, किसके? 124 के क्लोज 7 में जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह गया वो सुप्रीम कोर्ट में, ना किसी हाई कोर्ट में, ना किसी एनी अदर सबऑर्डिनेट जुडिशरी में, ना कमीशन में, ना आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में, कहीं पर भी मैटर को प्रोसीड नहीं करेगा। क्लियर है? यह 124 का क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 2A और क्लोज 3, क्लोज 4, क्लोज 5, क्लोज 6 और क्लोज 7। यहां तक कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ लीजिएगा। उसके बाद में हमने डिस्कस किया 124 का क्लोज 124A, क्लोज 124A आर्टिकल हमने डिस्कस किया। 124A, 124B, 124C 99th अमेंडमेंट से 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। और द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में इस केस के द्वारा इन तीनों को स्ट्रक डाउन कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी है सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन इनको हटाने का या जोड़ने का काम किसका है? पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट ने विड्रॉ नहीं किया अभी तक। जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक पेज डाल दिया था जनहित अभियान वाले से
कि चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में सीजीआई की ओपिनियन मस्ट होगी। अब पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, अपने क्रिमिनल लॉ के अमेंडमेंट किया ना आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस का, इससे ठीक पहले वही लेकर के आए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को बाहर कर दिया उससे, और गलत भी नहीं है, ठीक है। एक टीवी डिबेट में आपने देखा होगा ना, वो कह रहे हैं कि अगर पार्टी चाहे तो समीर पात्रा को भी इलेक्शन कमीशन बना सकती है, आप और हमें भी बना सकती है, क्या दिक्कत है। द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, एक मिनट रुको, आप में से कोई ये पूछना चाह रहे हैं, इसका मीनिंग पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं, द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी मींस क्या होता है। अभी बताते हैं, रुको वहां तक आ जाते हैं, अभी बताते हैं आपको। ये हो गया एनजेएसी 124A। इसका क्लोज 1 क्या कहता है, एनजेएसी काम क्या करेगी, इसमें ए बी सी 3 चीजें डाल रखी। पहला तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनका क्या करेगी, अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन करेगी। अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, है ना, उनके नाम की सिफारिश करेगी। दूसरा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जजेज ऑफ हाई कोर्ट हैं, उनके नाम की सिफारिश, अपॉइंटमेंट की सिफारिश करेगी, ठीक है। बी में है कि ट्रांसफर करेगी। सी में क्या दे दिया, है जी, हाँ, एबिलिटी और इंटेग्रिटी को भी तय करेगी, ये इसका काम हो गया। उसके बाद में आगे डिस्कस करें उससे पहले क्वेश्चन का सवाल है कि ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन 124 का जो 124A का जो इसका दे रखा है ना क्लोज 1 के डी, इसका प्रोविजो दे रखा, उसमें दे रखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब होता है अपोजिशन में, अभी अच्छा चलो बड़ी बात नहीं करते, अपने राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, अशोक गहलोत नहीं है, और डोटासरा जी भी नहीं है, और टीकाराम जी जूली हैं, हमारे फ्रेंड है, चाइना गए थे हम, 10 दिन तक साथ ही रहे थे, पहले मंत्री थे और अभी लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया। यस, हाँ, टीकाराम जी जूली। इस जो मेरे पास वो ग्रुप फोटो है ना, उसमें टीकाराम जी भी खड़े हैं, उस समय एमएलए थे। ये भंवर जितेंद्र सिंह जी की चली इसमें, उन्होंने वहां से करवाया, अलवर से आते हैं, एक विधानसभा क्षेत्र से। ऐसे पार्लियामेंट में अभी कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, उसके लिए मैंने कहा ना आपको मिनिमम सीट का एक परसेंटेज है वो होना चाहिए, वो नहीं होगा तो फिर लार्जेस्ट बड़ी पार्टी एट प्रेजेंट लोकसभा में आप गूगल करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिलेगा। तो लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मतलब कौन सा, कांग्रेस है, तो उसका कोई व्यक्ति किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है क्वेश्चन। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था 124 का सी, जिसमें पावर की बात की गई है कि इस कमेटी को पावर क्या होंगे, तो ये पार्लियामेंट तय करेगी इनके पावर क्या होंगे, जजेस के नाम के नॉमिनेशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होंगी, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, इन सब के नाम की, और इवन ये जो कमेटी के मेंबर बनेंगे इनके नाम की भी ये सिफारिश करेंगे, उससे रिलेटेड भी नियम, यानी सारे रूल रेगुलेशन के बारे में यहाँ पार्लियामेंट करेगा 124C में। तो देखो एक बार 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता रखा है, कौन जजेज होंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। 124 क्लोज 1 to क्लोज 7, यहाँ पे एनजेएसी के बारे में बता रखा, 124A में एनजेएसी क्या है, बी में बता दिया इसके फंक्शंस क्या है, और सी में बता दिया इसके रूल है, वो पार्लियामेंट बनाएगी। इतने डिस्कशन में से कोई भी बात आप में से किसी को समझ में नहीं आई हो, ऑनलाइन क्लास में किसी का कोई डाउट हो, कौशल, शमशीरा, सलोनी, नीरज, दिव्या, कुणाल, सुशीला जी, हर्ष, राजकुमारी, मनीष, आप में से किसी का भी डाउट हो, कोई भी बात यहाँ तक समझ में नहीं आई, प्लीज यू कैन आस्क। आर्टिकल देखो, अब आपको कोई भी पूछे, कल की क्लास में हमने एक ही आर्टिकल डिस्कस किया था, वो किया था 124, आज उसको एनफ रिवीजन हमने कर लिया। अब मुझे लग रहा है वो आपके बैरेट से और यहाँ माइंड तक आ गया होगा, भेजे तक बैठ गई होगी बात। और 124ABC ये हमने बहुत अच्छे से इसका डिस्कस कर लिया। 99th अमेंडमेंट से 2014 में आया, जिसको द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन से 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनका ईयर भी ध्यान रखना है, हर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ईयर, और कुछ एक केसेस हैं उनका भी ईयर ध्यान रखना है अपने को। यहां तक कोई भी बात आप में से किसी को भी समझ में नहीं आई हो, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 124A, B और C तो आप पूछ सकते हैं। इस क्लास को हम इधर युवा लॉ इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल पे भी अपलोड कर देंगे,
आप में से किन्हीं का डाउट हो, कोई बात नहीं, समझ में आए तो ये 8306969794 पे आप कॉल कर सकते हैं। 8306969794 मेरी तरफ से आर्टिकल 124, 124A, 124B, 124C इनसे रिलेटेड डिस्कशन कंप्लीट हुआ। आपको कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार। यहाँ पर